हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋचा। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, दैट इज़ यूजीसी नेट जेआरएफ बाय ऋचा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आज बात करने वाले हैं अनुमान यानी इन्फेरेंस की बात करने वाली हैं। ये टॉपिक आपका इंडियन लॉजिक, जो आपका लॉजिकल रीजनिंग की यूनिट है उसमें इंडियन लॉजिक का जो टॉपिक है उसमें आता है अनुमान। ठीक है, तो आज अनुमान यानी कि इन्फेरेंस से रिलेटेड हम आपके साथ बात करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट समझ लेते हैं कि अनुमान का मतलब क्या होता है। वैसे तो देखिए, अनुमान का मतलब वहां पर जो इंग्लिश में या तो क्वेश्चन में आपका अनुमान लिख के आएगा या फिर इन्फेरेंस लिख के आएगा, दोनों का मतलब सेम है। अब अनु अनु मीन्स होता है आफ्टर। अनु जो वर्ड है जो संस्कृत से लिया गया है उसका इंग्लिश में मतलब क्या है, आफ्टर। और मान मान मीन्स होता है यहाँ पर नॉलेज। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था ना कि प्रमाणा होते हैं, तो ये जो भी आ रहा है आपके प्रमाणा, अनुमान, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये मान मान से क्या समझ में आता है, नॉलेज। तो मान मीन्स नॉलेज और अनु मीन्स आफ्टर, सो आफ्टर नॉलेज। अब समझते हैं, अनुमान इज दी सेकेंड सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। जो प्रमाणा है ना, नया फिलोसफी है जो इंडियन लॉजिक में जो आपके सोर्स ऑफ नॉलेज है, तो वहां पे 6 सोर्स ऑफ नॉलेज बताया गया है, उसमें से ये सेकेंड है। फर्स्ट कौन सा है आपका, परसेप्शन, प्रत्यक्षा, क्योंकि फर्स्ट है वो है परसेप्शन एंड द सेकेंड इज दी अनुमान। तो अनुमान इज द सेकेंड सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। अनुमान इज अ मीडिएट एंड इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। अनुमान क्या है, एक मीडिएट है और इसको इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। अनुमान लिटरली मीन्स लेटर नॉलेज। ठीक है, अब अनुमान को और समझते हैं। अनुमान क्या है, एक मीडिएट नॉलेज है, इज डिफाइंड एज अ नॉलेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू प्रीवियस नॉलेज। मतलब जैसे कि हमें अगर किसी चीज के बारे में जो पहले से पता होता है तो उसके बाद हम उस के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं, क्या इन्फ्रेंस कर सकते हैं, ये उसके बारे में बात करता है। जैसे कि किसी के कोई साइन या मार्क या किसी की चीज के बारे में पहले से हमें कुछ पता हो। ठीक है, अनुमान का मतलब क्या है, इन्फ्रेंस इज डिस्क्राइब एज रीचिंग अ न्यू कंक्लूजन। अनुमान कहता है कि एक नए कंक्लूजन पे पहुंचना एंड द ट्रुथ फ्रॉम वन और मोर ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस ट्रुथ बाय अप्लाइंग द रीजन। तो हम किसी एक रीजन को, मतलब ऐसा नहीं होगी कि कोई रैंडम हम सोल्यूशन पे पहुंचेंगे, हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे विद द हेल्प ऑफ अनुमान। बट यहाँ पर क्या होगा, कोई पहले से कोई इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, कोई पहले से ट्रुथ पता होगा। नाउ स्टेप ऑफ अनुमान यानी कि इन्फ्रेंस के कुछ स्टेप्स हैं वो हमें जानना है। तो स्टेप्स में आता है परसेप्चुअल एविडेंस। फर्स्ट आता है आपका परसेप्चुअल एविडेंस एंड देन सेकंड है इनवेरिएबल कंकॉमिटेंस। इनवेरिएबल कंकॉमिटेंस को व्यक्ति भी कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति एक अलग से सेपरेट टॉपिक है जिसको कि हम डिटेल में और इसको समझेंगे कि व्यक्ति क्या होती है। इस पे प्रीवियस ईयर में भी काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको डिटेल में करेंगे। एंड देन आता है कंक्लूजन। तो 3 स्टेप हैं, तीनों स्टेप आपको ध्यान में रखने हैं। पहला है परसेप्चुअल एविडेंस, दूसरा है इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस। इवन क्वेश्चन में एग्जाम में आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस ये कौन सा रिलेशन होता है, तो वो उसको व्यक्ति भी कहते हैं। एंड देन है कंक्लूजन। अब इन सबको समझने के लिए आपको जो भी सेंटेंस होता है, हमने पहले भी समझा था कि हर सेंटेंस में मेजर टर्म होता है, मिडिल टर्म होता है और माइनर टर्म होता है। तो मेजर टर्म को और क्या क्या कह सकते हैं, माइनर टर्म को और क्या क्या कह सकते हैं, और मिडिल टर्म को क्या क्या कह सकते हैं, ये सारी चीज मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना के रख दी है। क्योंकि ये वर्ड आपको जब आप क्वेश्चन करने चलेंगे तो ये वर्ड मिडिल टर्म की जगह कुछ और लिख के आ रहा है, तो उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करें, ये अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिए। जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने भी इस तरीके से छाट करके अलग अलग जगह से ढूंढा, सर्च किया, पता चला। जब मुझे क्वेश्चंस मिले प्रीवियस ईयर के, तब मुझे ये चीजें पता चली कि ये दे ऑल आर सेम। तो आप इसको अभी आपके लिए मैंने इजी कर दिया है, यहाँ पर ये सारी चीजें मैंने लिख दी हैं। तो जैसे मेजर टर्म को साध्या भी कहते हैं, ठीक है, और मिडिल टर्म को हेतु कहते हैं और माइनर टर्म को पक्षा कहते हैं हिंदी में। अब आपका एक कॉमन एग्जाम्पल चलता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि देयर इज अ हिल, देयर इज अ फायर, स्मोक, ये वर्ड एक सेंटेंस इस टाइप का चलता है। तो इस सेंटेंस में जो फायर है उसको क्या कहते हैं, वो है मेजर टर्म। फायर इज दी ऑलवेज अ मेजर टर्म एंड स्मोक जो है वो है मिडिल टर्म और हिल जो है वो माइनर टर्म है। ये एज इट इज आप नोट डाउन कर लीजिए।
क्योंकि ये क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल बहुत बार आता है और इंडियन लॉजिक में ये एग्जाम्पल आपका बेस है, सो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जो मेजर टर्म होती है वो मैं आपको पहले लॉजिकल रीजनिंग में भी बताया था कि प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन होगा। मेजर टर्म प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन होगा और माइनर टर्म सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन होगा। और मिडिल टर्म क्या होती है? कैंसलिंग टर्म होती है, तो ये जो है कंक्लूजन का पार्ट नहीं होती है। फिर आता है मेजर टर्म को व्यापका भी कहते हैं। मेजर टर्म कहीं पे व्यापका लिखा हुआ है तो भी वो मेजर टर्म है, और व्याप्या लिखा हुआ है तो वो माइनर टर्म है। फिर आता है नेक्स्ट आपका प्रोबेंडम। प्रोबेंडम लिखा है तो वो भी आपकी मेजर टर्म है, प्रोबन लिखा है तो वो मिडिल टर्म है। देन आता है लिंगी। लिंगी अगर कहीं लिखा है तो वो आपकी मेजर टर्म होगी, और अगर लिंगा लिखा है तो वो आपकी मिडिल टर्म होगी। और नेक्स्ट एक यहाँ पे गम का वर्ड होता है, गम का जो आपकी माइनर टर्म होती है। सो अब ये चार्ट भी आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। अब समझते हैं, हम अनुमान पढ़ रहे थे तो अनुमान में हमने जो अभी बताया कि कुछ स्टेजेस होते हैं, तो 3 स्टेज है अनुमान में। परसेप्चुअल एविडेंस है, इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस है और कंक्लूजन है। तो परसेप्चुअल एविडेंस जो है उसका क्या मतलब है? वी सी स्मोक ऑन द हिल। परसेप्चुअल जो हमें दिख रहा है, ठीक है, तो उस एविडेंस की बात करना। तो हमने देखा देयर इज अ स्मोक ऑन द हिल, मतलब हिल है वहां पर स्मोक है और वो स्मोक दिख रही है, दैट इज परसेप्चुअल एविडेंस। फिर है इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस, जिसका मतलब व्यक्ति होता है, मतलब वेयर देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर। यहाँ पे कह रहा है कि एक रिलेशनशिप की बात कर रहा है, एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि स्मोक और फायर का है। अभी आपको मैंने बताया कि फायर क्या है? मेजर टर्म है, ठीक है, और स्मोक क्या है? स्मोक आपकी मिडिल टर्म है। तो यहाँ पर ये देखिए कि जो व्यक्ति है वो रिलेशनशिप किस में होता है? मेजर और मिडिल टर्म का रिलेशनशिप होता है व्यक्ति। और जहाँ पे ये बता रहा है कि जब स्टेटमेंट ऐसा लिखा हो, वेयर देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर एज सीन द किचन, जैसा किचन में हम देखते हैं, तो व्यक्ति इज अ मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म के बीच के रिलेशनशिप को बताता है। एंड नेक्स्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने पहले क्या देखा कि एक मतलब कुछ हिल देखे और वहां पर स्मोक देखा, तो ये आपने देखा, फिर क्या हुआ? व्यक्ति, यानी कि एक रिलेशनशिप। जैसे कि पहले होता है कि आपने कोई चीज पहले कभी देखी थी, जैसे किचन में देखा कि जहाँ फायर होती है वहां स्मोक होता है, ऐसा कहीं पे हमने देखा, जैसे किचन में देखा या कहीं पे भी देखा। तो ये क्या हुआ कि हमारे पास एक पहले से एक नॉलेज थी, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमको जो पहले से नॉलेज थी उस बेसिस पे जो अभी हम देख रहे हैं, यहाँ पे हिल है और स्मोक है, तो उसके जो पहले से नॉलेज है उस बेसिस पे अब हम एक कंक्लूजन पे आएंगे। तो कंक्लूजन हम क्या निकालते हैं? Therefore the hill has fire, यानी कि हमने ये सोच लिया क्योंकि वहां पे स्मोक है तो हमने सोचा कि वहां पर क्या होगा? फायर होगी। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस होता है, इफ वी सी स्मोक ऑन द हिल वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी फायर, ठीक है। ये इसी बात को समझा रहा है, जैसे कि इफ वी सी द स्मोक, हमने पहले क्या देखा? स्मोक देखा हिल पर, तो हमने क्या कंक्लूड किया कि वहां पर फायर होगी, ठीक है। अब समझते हैं, इसमें आपको बताना है कि स्मोक क्या है, हिल क्या है और फायर क्या है। तो फायर क्या होती है, ऐसे समझिए, मैंने ऐसे याद किया कि फायर आग, मतलब बहुत बड़ी चीज ये कुछ होती है, और फायर को मेजर टर्म बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी होती है और हर जगह जब भी आपका फायर आएगा तो ये हमेशा आपकी मेजर टर्म रहेगी, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये पहाड़ी है, ठीक है, ये हिल हो गया, और हिल में यहाँ पर कहीं ऐसे ऐसे स्मोक होगी, ठीक है। अब देखिए स्मोक बीच में कहीं आ रही है, ये स्मोक है, तो स्मोक अगर बीच में आ रही है तो ये क्या हो गया? ये हो गई मिडिल टर्म, और हिल क्या है? माइनर टर्म। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है, एक स्टेटमेंट देगा, उसमें बोलेगा कि इसमें स्मोक मिडिल टर्म है या मेजर टर्म है या क्या है। तो अच्छा, मेजर टर्म को, और भी ये बहुत ध्यान याद रखने वाली बात है कि मेजर टर्म को साध्या कहते हैं, ये कई जगह लिखा रहता है। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड, कि अब अनुमान जो है इसकी क्लासिफिकेशन को समझते हैं। तो 3 तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेरेंस, यानी कि अनुमान को इन्फेरेंस भी कहते हैं।
नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ व्यक्ति, व्यक्ति के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। एंड द थर्ड इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंडक्शन। तो तीनों को हम पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है उसमें दो चीजें हैं, एक है आपका स्वरारत अनुमान और दूसरा है परारत अनुमान। ठीक है, स्वरारत और परारत। एंड द नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन व्यक्ति, व्यक्ति के नेचर पर है। तो उसमें तीन चीजें होंगी, फर्स्ट इज पूर्वारत, ठीक है, पूर्वावत, एंड द सेकेंड इज शेषावत इन्फेरेंस, एंड द थर्ड इज सामान्य तो दृष्टा। ये तीन चीजें हैं, इन तीनों को अभी डिटेल में कवर करेंगे। एंड द थर्ड क्लासिफिकेशन क्या था, बेस्ड ऑन इंडक्शन, इंडक्शन के बेसिस पे। तो इंडक्शन के बेसिस पे थ्री क्लासिफिकेशन है, केवल अन्यायी इन्फेरेंस, केवल वैतिकी इन्फेरेंस और अन्वाया वैतिकी, जहां पर दोनों ही चीजें होंगी, अन्वाया वैतिकी इज दी थर्ड इन्फेरेंस। सो अब इस पे बेस ये जो क्लासिफिकेशन है इस पे बेस कुछ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आए हुए हैं, उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, द डिस्टिंक्शन बिटवीन दी पूर्वावत एंड शेषावत इज मेड विद रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाणा। ये कह रहा है कि कौन से प्रमाणा, जैसे 6 सोर्स ऑफ नॉलेज है ना, तो 6 सोर्स ऑफ नॉलेज बोले या उनको प्रमाणा भी बोलते हैं। तो ये जो 6 सोर्स ऑफ नॉलेज है इनमें से पूर्वावत और शेषावत किसमें कैटेगराइज किया गया है। तो हम अभी पढ़ रहे हैं अनुमाना, और अभी अनुमान में ही आपको बताया है कि पूर्वावत और शेषावत को क्लासिफाई किया गया है। सो आंसर ए हो जाएगा। अब पढ़ लेते हैं कि स्वरारत और परारत, ये जो साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इसमें स्वरारत और परारत अनुमान ये क्या होते हैं। तो स्वरारत अनुमान का मतलब क्या हुआ, इफ अ पर्सन वांट्स टू इन्फरेंस, देखिए स्वार्थ का मतलब आप समझते हैं ना, स्वार्थ, स्वार्थ मीन्स क्या होता है, अपने बारे में सोचना, ठीक है। तो सेम चीज आपको यहाँ पे है कि कोई चीज जब खुद को समझाना हो तो कैसे समझाएंगे, इस बारे में बात कर रहा। इफ अ पर्सन वांट्स टू इन्फर समथिंग फॉर हिमसेल्फ, जब वो खुद को कोई चीज समझाना चाहे, देयरफॉर इट इज डिफाइंड एज एन इन्फरेंस फॉर वंस ओन कन्विक्शन इज कॉल्ड द स्वार्थ अनुमान। खुद को समझाना है तो खुद को समझाना है, दैट इज कॉल्ड दी स्वार्थ अनुमाना। जैसे एग्जाम्पल क्या है, अ पर्सन हु परसीव अ पैच ऑफ स्मोक रिमेंबर देयर इज अ यूनिवर्सल रिलेशन बिटवीन दी स्मोक एंड द फायर एंड फाइनली इन्फर दैट देयर इज अ फायर ऑन द हिल। तो कह रहा है कि एक पर्सन जब खुद को समझाना हो तो वो क्या सोचता है कि जहां पे भी स्मोक होगी वहां पे फायर होगी, ठीक है। और अगर उसने कहीं पे भी तो वो क्या इन्फर करेगा, अगर उसने कहीं पे भी स्मोक देखी तो क्या इन्फर करेगा कि वहां पर जरूर फायर होगी, ठीक है। तो स्वरारत अनुमान ये है। परारत अनुमान, अब जैसे स्वरारत है तो स्वार्थ का जस्ट अपोजिट, यानी कि जब किसी और को समझाना हो, अपने अलावा किसी को भी समझाना हो तब क्या होगा। एंड इन्फरेंस इज सेड टू बी परार्थ अनुमान, तो उसको परारत अनुमान कहेंगे। When inference is done in order to conviction other, जब किसी और को समझाना हो। This inference is done when someone after inferring himself fires from smoke, पहले वो खुद को समझाएगा और फिर उसके बाद जब किसी और को समझाना होगा तो परारत अनुमान का यूज करेंगे। It requires 5 members of the syllogism to carry out the conviction other। एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है कि 5 मेंबर होते हैं, 5 मेंबर के लीजिए या 5 टर्म होते हैं। तो जो परारत है इसमें आपके 5 के 5 टर्म यूज होंगे जब आपको किसी और को समझाना होगा, और जब खुद को समझाना होगा तो 3 टर्म यूज होंगे। तो ये है वो टर्म, ठीक है, जो कि आपके स्वरारत और परारत अनुमान में आते हैं। तो जो स्वरारत होता है यानी कि जब खुद को समझाना होता है तो हमें क्या यूज करना है, 3 टर्म यूज करने हैं, और जब किसी और को समझाना है तो 5 टर्म यूज करेंगे। इसको आसान है याद करना, जैसे खुद को समझाना होगा तो आप 3 एविडेंस से भी मान जाएंगे, बट अगर आपको किसी और को समझाना है तो उसको आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, उसको ज्यादा चीजें बतानी पड़ेगी, इसलिए उसको आपको 5 एलिमेंट और ऑल 5 एलिमेंट यूज करने होंगे। तो ये कौन कौन से एलिमेंट, तो फर्स्ट है प्रतिजना, ठीक है। प्रतिजना इसको P से डिनोट करते हैं। प्रतिजना मतलब P से क्या, जो फर्स्ट लेटर है ना, मैंने यहाँ पर वही ले लिया। तो प्रतिजना, प्रतिजना का जस्ट यहाँ पे मतलब क्या होगा कि सिर्फ एक स्टेटमेंट होगी, ठीक है। जैसे स्टेटमेंट क्या है, द माउंटेन हैज अ फायर,
ये एक स्टेटमेंट है। नाउ नेक्स्ट आता है हेतु। ये एक सीक्वेंस होता है, इसी सीक्वेंस में रहेगा। तो इसका सीक्वेंस ऐसे होता है कि अगर इसके सभी के फर्स्ट लेटर को लिख लें तो PHUUN आता है, फून। तो प्रतिजना, प्रतिजना का मतलब होता है सिर्फ स्टेटमेंट। हेतु, हेतु का मतलब होता है रीजन। ठीक है, हेतु वर्ड पूरे आपके इंडियन लॉजिक में कहीं पे भी आएगा, उसका मतलब हर जगह रीजन होगा। नेक्स्ट आता है उदाहरणा। उदाहरणा आप हिंदी में बहुत अच्छे समझते होंगे। जो उदाहरण होता है यानी कि जो एग्जाम्पल होता है उसे उदाहरणा कहते हैं। नेक्स्ट है उपन्या। उपन्या का मतलब होता है रीअफर्मेशन। जैसे किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, बट जब कोई पर्टिकुलर चीज से आपकी नॉलेज रिलेट कर रही हो तो उसको उपन्या बोलेंगे। जैसे उदाहरणा और उपन्या में डिफरेंस है। उदाहरणा कैसा होता है, एक जो उदाहरण होता है वो आपका यूनिवर्सल एग्जाम्पल हो सकता है, यूनिवर्सल होगा। जैसे कि जहां पर भी स्मोक है वहां पर फायर होगी। बट उपन्याय कैसा होता है, ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करता है। ना लास्ट में आता है निगमना। निगमना का मतलब होता है कंक्लूजन। ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रतिजना है। प्रतिजना का मतलब बताया क्या, स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है, इसको एक हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इट इज अ हाइपोथेसिस, यानी कि जैसे कि कोई स्टेटमेंट पहले देखी, ठीक है, अब वो टेंटेटिव स्टेटमेंट है। कैसे, अब उसके पीछे हम कोई लॉजिक होगा, कोई रीजन होगा, कोई बात होगी, तभी हम उसको सही मानेंगे। तो अब क्या करना है आपको कि पहले प्रतिजना है यानी कि वो स्टेटमेंट है और वो एक हाइपोथेसिस है। अब आता है हेतु। हेतु का मतलब होता है रीजन, यानी कि अब जो स्टेटमेंट देखी थी उसमें उसका रीजन क्या है, बिकॉज, वो क्यों है ऐसा। मतलब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल था, द माउंटेन हैज अ फायर, ये स्टेटमेंट थी। तो फायर क्यों है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वहां पर फायर है, क्यों, क्योंकि वहां पर आपने क्या देखा, स्मोक देखी। तो ये जो बिकॉज आया ना, बिकॉज इट हैज स्मोक, ये क्या है, ये रीजन है और इसी को हेतु कहते हैं। नेक्स्ट बताया था उदाहरणा, जिसका मतलब सिंपल है एग्जाम्पल, जो कि यूनिवर्सल एग्जाम्पल होगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पर देखिए, Whatever has smoke has fire, जिस भी चीज में स्मोक है वहां पर फायर होता है, ये एक यूनिवर्सल एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट था उपन्याय। उपन्याय का मतलब क्या है, रीअफर्मेशन। रीअफर्मेशन मतलब बताया था कि एक पर्टिकुलर नॉलेज होगी, एक पर्टिकुलर और सिचुएशनल एग्जाम्पल होगा। ठीक है, द माउंटेन हैज अ स्मोक विच इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद द फायर। नाउ नेक्स्ट है निगमना, जिसका मतलब है कंक्लूजन, जहां पर कंक्लूड किया जाएगा। जो भी आपने ये ऊपर हाइपोथेसिस देखी थी, जो स्टेटमेंट देखा था, उसको अब आप कंक्लूड कर सकते हैं, मतलब कि किसी को भी समझा सकते हैं। ठीक है, अब जो मैंने बताया था, खुद को समझाना है तो आपको 3 टर्म लेनी है और किसी और को समझाना है तो ऑल 5 टर्म लेनी है। तो जब खुद को समझाएंगे तो स्टार्टिंग की 3 ले सकते हैं या फिर बाद की 3 ले सकते हैं, ये सीक्वेंस आता है एग्जाम में। तो PHUUN, फून, इसी तरह याद कर लीजिएगा। और जब खुद को समझाना है तो any 3, और वो सीक्वेंस में रहेगी, चाहे फर्स्ट 3 ले सकते हैं या फिर लास्ट 3 ले सकते हैं खुद को, सेल्फ को समझाने के लिए। और जब किसी और को समझाना है यानी कि दूसरे को समझाना होगा तो यहाँ पर 5 एलिमेंट लेंगे। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते क्या है। द सेकंड मेंबर ऑफ द नया सिलोजिज्म व्हिच स्टेट दैट द रीजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्रोपोजिशन इज कॉल्ड। रीजन, कौन सी चीज रीजन होती है, प्रतिजना, हेतु, उदाहरणा या उपन्याय। तो इसमें से रीजन क्या होता है, हेतु आपका रीजन होता है, सो हेतु इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इन्फेरेंस का, विच इज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ व्यक्ति। ठीक है, हम लोग इन्फेरेंस पढ़ रहे हैं। अनुमना, अनुमना का क्लासिफिकेशन। तो इसमें नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन दी बेस्ड ऑन दी नेचर ऑफ व्यक्ति। तो इसमें 3 है, पूर्वावत, शेषावत और सामान्यता दो दृष्टा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी समझ लीजिए। पूर्वावत का मतलब क्या हुआ, व्हेन इफेक्ट इज इन्फर्ड फ्रॉम कॉज, यानी कि जब कोई इफेक्ट को इन्फर किया जाए कोई कॉज देख करके। अपूर्वावत inference is based on the previous experience of universal concomitance between the two things, यानी कि किसी इंसान को, किसी पर्सन को जब पहली से जो नॉलेज होगी उसके बेसिस पे वो कुछ इन्फर करेगा। ठीक है, जैसे the cause is cloud, after seeing the cloud the effect can be inferred। जब अगर आकाश में बादल हैं तो आप क्या इन्फर कर सकते हैं कि बारिश होने वाली है या बारिश हो सकती है।
तो आपने क्या देखा, कॉज देखा, तो आप इफेक्ट को इन्फर कर सकते हैं। तो पूर्वावत का मतलब क्या हुआ कि पहले से ही आपको पता चल गया है कि बारिश होने वाली है। पूर्वावत, ऐसे वर्ड याद रख लीजिए, ये काफी कंफ्यूज करता है क्वेश्चन करते समय। तो पूर्वावत का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि पहले से ही पता है, ठीक है, जब पहले से ही नॉलेज है किस चीज की फ्यूचर में क्या होगा, तो वो पूर्वावत होगा। नेक्स्ट है शेषावत। शेषावत का मतलब क्या हुआ, व्हेन द कॉज इज इन्फर्ड फ्रॉम इफेक्ट, जब हम कॉज को इन्फर करें इफेक्ट को देखने के बाद। जैसे अगर हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, मड है, आपने देखा कि रोड जो है वो बहुत गीली है, बहुत ज्यादा मड है, तो आप क्या इन्फर करोगे, क्या मतलब इन्फर करोगे कि पहले यानी कि कल रात में बारिश हुई होगी, ऐसा आप सोचोगे। इसको और याद करने का इजी तरीका ऐसे मैंने याद किया था कि शेषावत लिखा हुआ है, ठीक है, और आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि शेष का मतलब क्या होता है। शेष का मतलब होता है कि जब कोई चीज बच जाती है, समथिंग इज लेफ्ट आउट, ठीक है, शेषफल भी पढ़ते होंगे। तो जब कोई चीज बची हुई पड़ी है, कुछ बचा हुआ है, तो कुछ बचा हुआ कब होगा, जब पहले कभी कुछ हुआ होगा तो उससे क्या बचा हुआ है। तो आप ये इन्फर कर सकते हैं कि पहले क्या था। तो जब हम पास्ट के बारे में इन्फर करेंगे कुछ देख करके, तो वो शेषावत होगा, और शेष से सब निकल के आता है शेषावत, ठीक है। सो आई थिंक अभी आपको पूर्वावत और शेषावत में कंफ्यूजन नहीं होगा। पूर्वावत मतलब पहले के बारे में, पहले आपको पता चल गया है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, और शेषावत का मतलब है कुछ शेष पड़ा हुआ है, उसके बेसिस पे आप बता रहे हो कि पास्ट में क्या हुआ होगा। तो ये है पूर्वावत और शेषावत। द थर्ड इज सामान्यता तो दृष्टा। सामान्य तो दृष्टा का मतलब क्या हुआ, इट कैन बी टर्म एज जनरली व्हाट इज लुक लाइक, मतलब जैसा दिख रहा है एज इट इज होना। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट समथिंग चेंज इट पोजीशन ड्यू टू मूवमेंट। देखिए अब आप देखते होंगे कि जैसे सन है तो आपको क्या लगता होगा कि सन का मूवमेंट हो रहा है, सन इधर से उधर घूम रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। सो यहाँ पर यही चीज दिखाई गई, इसमें बताई गई है कि the sun to change its position, हमें ऐसा फील होता है, therefore the sun has two movement, यानी कि सन में मूवमेंट है, बट जो मूवमेंट है वो सन में तो नहीं होता। सामान्यता दो दृष्टा होता है, वो एक एनालॉजी पे बेस्ड होता है। एक एनालॉजी, कोई चीज आपने देखी, अच्छा ऐसा है, तो उसके बेसिस पे आपने कुछ इन्फर किया। सो यहाँ पे दो वर्ड आपको ध्यान में रखनी है कि सामान्यता दो दृष्टा जो है जब एनालॉजी पे बेस्ड होगा और जनरली जैसा कि दिख रहा है वैसा इन्फर करेंगे। सो क्लासिफिकेशन है एक और इन्फेरेंस का, वो देख लेते हैं कि पूर्वावत, शेषावत और सामान्यता दो दृष्टा। पूर्वावत को अतीत काला भी कहते हैं, ठीक है, अतीत काला, और जो शेषावत है उसको अनागत काला कहते हैं, और जो सामान्यता दो दृष्टा है उसको वर्तमान काला कहते हैं। बहुत ही सिंपल से टर्म है, बहुत इजी से है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। नाउ द थर्ड क्लासिफिकेशन है आपका, थर्ड क्लासिफिकेशन कैसे है, थर्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंडक्शन है। तो फर्स्ट इज है केवल अन्यायी, दूसरा है केवल वृत्तिकी, और तीसरा है अन्वया वैत्तिकी। अब केवल अन्वयी का मतलब सिंपल पहले ये समझिए, जब भी कोई चीज प्रेजेंट होगी तो उसको पॉजिटिव टर्म मिलेंगे, जो पॉजिटिव टर्म में प्रेजेंट होगी तो केवल अन्यायी होगी। केवल वृत्तिकी का मतलब क्या हुआ, जब कोई चीज एब्सेंट होगी या निगेटिव टर्म में होगी तो केवल वृत्तिकी होगी। और जब अन्वया वृत्तिकी यानी कि आपके पास कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिख के आ रहा है जिसमें कोई चीज प्रेजेंट है, पहले बोल रहा है कि वो है, फिर निकल के आ रहा है कि नहीं वो चीज नहीं अवेलेबल है, तो अन्वया वैत्तिकी मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही बातें अगर होंगी तो अन्वया वैत्तिकी होगी। इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है, अगर अफर्मेटिव स्टेटमेंट है तो आप केवल अन्वया पे टिक करेंगे, अगर निगेटिव स्टेटमेंट है तो केवल वैत्तिकी पे टिक करेंगे, और अगर पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही तरीके के स्टेटमेंट है तो अन्वया वैत्तिकी को टिक करेंगे। केवल अन्वयी का मतलब क्या है, अग्रीमेंट इन प्रेजेंस। केवल वैत्तिकी का मतलब क्या है, अग्रीमेंट इन एब्सेंट, मतलब वहां पे वो चीज नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, अग्रीमेंट इन प्रेजेंट एंड एब्सेंट बोथ होगा, अन्वया वैत्तिकी दोनों चीजें होंगी। इस पे क्वेश्चन करा देती हूँ तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है
केवल व्यतिकी from the inference is that when the middle term is differentiate from the minor term। कह रहा है कि वो डिफरेंट है माइनर टर्म से, केवल व्यतिकी। तो केवल व्यतिकी आपका ये वाला है, और डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि निगेटिव की बात कर रहा है, मतलब सेम नहीं है। अगर सेम बोलता तो ये अलग हो जाता, और ये सही बोल रहा है, सो ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएगी। फिर आती है बात केवल अन्वायी फ्रॉम द इन्फरेंस दैट द मिडिल टर्म इज बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिवली रिलेटेड। जब पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों रिलेटेड होगा तो अन्वाय और व्यतिकी होना चाहिए, और यहाँ पे क्या लिखा आया है, सिर्फ और सिर्फ केवल अन्वायी लिखा हुआ है। सो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाएगी। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सो आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन द मिडिल टर्म इज बोथ पॉजिटिवली एंड निगेटिवली रिलेटेड टू मेजर टर्म दैट इन्फरेंस इज कॉल्ड। अगर पॉजिटिवली और निगेटिवली दोनों होगा तब क्या कहलाएगा, अन्वाया व्यतिकी। तो अन्वाया व्यतिकी कहां पर है, ये है ऑप्शन डी में। सो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल थिंग्स विच हैव स्मोक हैव फायर। ओके, दिस हिल हैज स्मोक देयरफॉर दिस हिल हैज स्मोक। ठीक है, तो ये पॉजिटिव कह रहा है। नो नॉन फायरी थिंग्स हैव स्मोक। नेक्स्ट है दिस हिल हैज स्मोक देयरफॉर दिस हिल हैज नो नॉन फायरी। ये क्या कह रहा है, निगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही बातें कह रहा है, तो अब ये क्या हो गया, अन्वाया व्यतिकी। सो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, कुछ यहाँ पर वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज दिए हुए हैं लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में उनको डिस्क्राइब किया गया है, तो हमें मैच करना है। तो हमने बताया था आपको कि सोर्स ऑफ नॉलेज में 6 तरह के सोर्स ऑफ नॉलेज आपके होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उनमें से 4 सोर्स ऑफ नॉलेज दिया है, परसेप्शन, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन एंड वर्बल टेस्टिमोनी। इन सभी का हमें थोड़ा थोड़ा इन्फ्रेंस, थोड़ी थोड़ी चीजें तो हमें पता ही है, तो हम इसको टिक कर सकते हैं। तो परसेप्शन क्या होता है, परसेप्शन जो प्रत्यक्ष नॉलेज के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, कॉग्निशन विद परस्यूट सम अदर कॉग्निशन, जब एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है और किसी और के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ द रिलेशन बिटवीन अ वर्ड एंड डेनोटेशन, किसी वर्ड और उससे रिलेटेड कुछ बात हो रही है। थर्ड है स्टेटमेंट ऑफ ट्रस्टवर्दी पर्सन एंड कंसिस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग। तो देखिए, जब भी बात आएगी किसी वर्ड की और कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन बोल रहा है, किसी होली बुक में लिखा हुआ है, ये चीज आपकी हमेशा वर्बल टेस्टिमोनी यानी कि शब्दा से रिलेटेड होगी। ये बात बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बताई थी। और जब भी आपके सामने मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आए, तो मैंने आपको कहा है कि हमेशा आपको वो चीज मैच करनी है जो आपको एकदम एक्यूरेट लगती हो और हम हर कंडीशन उस पर फॉलो होती हो, तो सबसे पहले आप उसे टिक करेंगे, उसे मैच करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे नॉन इरोनस कॉग्निशन प्रोड्यूस बाय इंटरैक्शन विद द सेंस ऑर्गन एंड ऑब्जेक्ट। तो देखिए, सेंस ऑर्गन वाला हमने किस में पढ़ा था, सेंस ऑर्गन का क्लासिफिकेशन हमने प्रत्यक्षा में पढ़ा था ना, परसेप्शन में पढ़ा था। सो ए तो ऑलवेज गो विद 4, तो ए यहाँ पर देखिए 4 के साथ जा रहा है, एंड डी गो विद 3rd, तो डी देखिए यहाँ पर जा रहा है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि इन्फ्रेंस क्या है। तो कॉग्निशन विद परस्यूट सम अदर कॉग्निशन, जब एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है, अभी हम पढ़ रहे हैं ना इन्फ्रेंस, पहले से आपको कुछ नॉलेज है, उसके बेसिस पे आप आगे की नॉलेज को इन्फर कर रहे हैं, तो ये कैसा होगा, इन्फ्रेंस। सो बी इज रिलेटेड टू 1। नाउ थर्ड है कंपैरिजन, जो कि आपका C2 से रिलेट हो जाएगा। सो आंसर आपका बी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। जो अनुमान का टॉपिक है वो आपको क्लियर हो गया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए, जहां पर मैं आपको डेली क्विज प्रोवाइड करती हूँ और सारी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको वहीं पे ही मिल जाएगी। तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।